सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, व्यापार में मैं हूं मुदस्सर इकबाल। और पाकिस्तान में आज का दिन भी जैसे ही आगाज़ हुआ है हफ्ते का, तो ये देखा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी है स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे पहले ख़बर जो चल रही है वो भी स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी की चल रही है और बड़ी ख़बरों में यही खबर है। क्या वजूहात हैं स्टॉक एक्सचेंज इतनी तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है? क्या ये कोई बबल तो नहीं है? क्या ये मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट हैं वो क्या ऐसे हैं जिसकी वजह से सरमायाकार भी खुश नज़र आ रहे हैं और मार्केट भी मुस्बत रुझान दे रही है? दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अगले आने वाले वक्त में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसके बाद सूरत हाल बेहतरी की जानिब देखिए। हमने डॉलर को देखा, कंट्रोल हुआ, उसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई। और जो सबसे बढ़ के है कि पाकिस्तान में अब जो एक प्लान किया जा रहा है वो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए खालिस्तान एक इदारा भी बना दिया गया कि अब इन्वेस्टमेंट हो। माइनिंग की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो, आईटी की प्रोडक्शन की बात हो, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज हम इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो वाकई बेहतरी की इंडिकेशन दे रही है या कोई मामलात और हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में जो मार्केट से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन से लेकर तो IMF के मामलात तक बेहतरीन जो नज़र रखने वाले वो अकील करीम रेड्डी साहब मौजूद हैं। अकील भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम रोज़ाना जब खबरों में सुनते हैं बात हो रही स्टॉक एक्सचेंज में इतने हज़ार पॉइंट्स इजाफा हो रहा है, 56,000 क्रॉस कर गई, ये हिस्ट्री हो गई, ये कोई बबल है या वाकई स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत जा रही है? देखिए, इक्विटी मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं, अगर बबल होते तो पैसे कोई भी ना लगाता, ठीक है। स्पेकुलेशन होती है लेकिन स्पेकुलेटर पैसे नहीं बनाता। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि ये परफॉर्मेंस क्यों आ रही है। इसकी परफॉर्मेंस आने की वजूहत है। पहले तो आपके इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे थे, अब वो लास्ट मंथ नीचे आ गए। फिर आपका PIB का ऑक्शन हुआ, उसमें हील नीचे आई, जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आया। इसके अलावा अगर कोई चीज़ें हैं कि डिसीजन ऐसे क्या हुए हैं जो इस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, आपने स्मगलिंग रोकी। अब जब स्मगलिंग रुकेगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, जैसे नेशनल रिफाइनरी वगैरह है, इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, SIFC ने काफ़ी जो लोगों की हर्डल्स हैं वो दूर कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आगे जा रहे हैं, उसमें आपकी डैप बिकेगी, आपकी फर्टिलाइज़र बिकेगी, फिर आपके ट्रैक्टर की डिमांड आएगी, तो डायरेक्टली उसको इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, ट्रैक्टर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। फिर ऑयल एंड गैस के जो आपने सर्कुलर डेट बढ़ रहा था जी, आपने उसके मसले हल किए हैं। अब उसके मसले हल होने के बाद आपका सर्कुलर डेट अब बढ़ेगा नहीं। आपने सब्सिडी ख़त्म की पावर सेक्टर में, आपने गैस सेक्टर में सब्सिडी ख़त्म की। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती थी, गवर्नमेंट के पास देने को पैसे नहीं होते थे, तो वो कंपनी की बुक पे खड़े हो जाते थे। अब OGDC, PPL, सुई साउथ, सुई नॉर्थ, अब ये कंपनियां अंडर प्रेशर आ जाती थी और उनके डिविडेंड वो बेचारे अनाउंस, कंपनी के रिजल्ट अच्छे होते थे लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे सकते थे। सही। तो गवर्नमेंट ने अब इनके ऊपर जो PSO वगैरह इनके बर्डन कम कर दिए, अब इनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछला जो सर्कुलर डेट उनकी जान पे खड़ा हुआ है वो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट पहले गैस खरीदती महंगी थी, बेचती सस्ती थी, अब गवर्नमेंट ने सस्ती बेचना बंद कर दिया है। फॉर द टाइम बिंग टफ टाइम तो होगा लोगों के लिए, लेकिन हमें उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम IMF में जाते हैं और जब हम IMF में जाते हैं तो IMF आपको सिर्फ गाइडलाइन देता है कि भाई ये नुकसान आपकी जान पे पड़े हुए हैं, आप बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन आप अपने मुल्क के डेफिसिट पे क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कम की। अब कंपनीज में प्रॉफिट अनाउंस होगा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये गवर्नमेंट को डिविडेंड भी मिलेगा। पहले गवर्नमेंट को डिविडेंड नहीं मिलता था।
तो ये बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स कह सकते हैं आप। अगर भाई यहाँ पे एक सवाल है कि ये स्टेप सभी लिए गए, एकदम से ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, मार्केट की बात करें तब भी और ओवरऑल भी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आएगी उसके बाद ये चीज़ें और ये कंटिन्यूटी आसान होगी, मुश्किल हो जाएगी? देखिए, ये जो स्टेप्स मैं यकीन से कह सकता हूँ इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वरना पॉलिटिकल लोग शायद ये डिसीजन ना लेते सही, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के लिए बड़ा टफ होता है इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने। लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो इसाक डार साहब थे उन्होंने कुछ टफ डिसीजन लिए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल लोगों ने नहीं किया काम। इमरान खान के दौर में भी काम हुआ था, ग्रोथ आई थी। इसके बाद इसाक डार साहब ने भी सब्सिडी ख़त्म की, बहुत सारी सब्सिडी उन्होंने भी ख़त्म की थी। केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी कंटिन्यू रखा। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क को ये जो डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन पे आपको चलाना पड़ेगा। देखें, लोगों का विंडफॉल प्रॉफिट होना ये भी हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, और लोग फिर स्पेंडिंग करते हैं, स्पेंडिंग की वजह से डिमांड बढ़ती है, डिमांड की वजह से फिर आपकी ग्रोथ आती है, लेकिन आपके पास रिजर्व नहीं है, और रिजर्व न होने की वजह से आपके इंपोर्ट बिल अगर बढ़ता है तो भी आपके ऊपर बर्डन आता है। तो हमें पॉलिसी बहुत एहतियात से बनाने की ज़रूरत है, और उस तरह की पॉलिसी बनानी है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन बेरोज़गारी भी ना हो। जैसे इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ एनर्जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंटीरियर, ये सब मैं समझता हूँ इस वक्त अपना अपना रोल अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और हमें इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप ये देखें, आईटी सेक्टर में भी माशाल्लाह रोज़गार, लोगों को नौकरियां बहुत मिल रही हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सपोर्ट हो रहा है। तो फिर आप ये देखें कि लास्ट ईयर आपकी शुगर केन बहुत बड़ी क्रॉप हुई है, वीट की बड़ी क्रॉप हुई है, फिर आपकी कॉटन, वो तो सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए कि लास्ट ईयर से इस साल आप कंपेयर करें तो उसमें कोई शक नहीं है, गैस प्राइस बढ़ने से छोटा मोटा बर्डन ज़रूर आएगा, लेकिन अब हमारे बिजनेसमैनों को ये सारे बर्डन बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क मजबूत करेंगे तो हमारे रुपए की वैल्यू होगी। अगर हम सब्सिडी लेते रहेंगे तो हम जितना भी कमाएंगे वो सारा डिवैल्यूएशन हमारा लेके चला जाएगा। बिजनेसमैनों वाला जो आपने बात की उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो SAFC बनाई गई है, अब वो इदारा, हमने कहा कि एग्रीकल्चर में कुछ नई चीज़ें हैं, नया मामला, माइंस बहुत बड़ा एक हमारे पास ऐसा सेक्टर जिस पे हम उस तरह नहीं काम कर पाए। SAFC का इदारा और अगली आने वाली हुकूमत, दोनों किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, SAFC ने माशाल्लाह जो काम किया है ना, अब हम किसी भी बात पे सुनते हैं कि यार फला जगह ये मसला है, SAFC में भेजते हैं, वो मसले का हल निकल आता है। हमें इसकी ज़रूरत है। हमारा मुल्क एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लोग मिल के चलाएंगे तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगर हम अकेले बोलेंगे, हम कहेंगे नहीं पॉलिटिकली चाहिए हमें, तो देखें एक दफ़ा ट्रेनिंग मिल जाएगी और वो मजबूत हो जाते हैं तो फिर ज़रूर वो खुद चलाएं, लेकिन अभी ज़रूरत है कि मुल्क भी तो सबका है ना, मुल्क सबका है, और वो भी जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी चाहते हैं कि मुल्क ग्रो करे, मुल्क मजबूत हो, पॉलिटिकल लोग भी चाहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जाहिर बात है कि एक गरीब आदमी कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, मिडिल क्लास भी कोई चीज़ नहीं ले सकता। तो अपॉर्चुनिटी हमें नीचे तक ले जानी होगी, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि ये ना हो कि हम देखें कि मिडिल क्लास बननी रुक जाती है, पीछे हम देख रहे हैं मिडिल क्लास बन नहीं रही है। हमें सपोर्ट करने की ज़रिए लोअर से लोग मिडिल क्लास की तरफ सफ़र करें, और ये इस मुल्क को मजबूत करेगा अगर हम इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर को देखें, माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में मैं समझता हूँ पैसा भी आना शुरू हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल भी लोगों का बेहतर होना शुरू हो गया है। पहले लोग डॉलराइजेशन की तरफ थे, मार्केटें स्लो थी, लोग समझ रहे थे कि कारोबार में तो पैसा नहीं बनेगा। अब लोगों को ये समझ आया कि कारोबार में पैसे बन रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी मुश्किल टाइम है, लेकिन मुश्किल टाइम तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे
और अगर आप एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, तो टाइम खुद ब खुद अच्छा आ जाएगा। डिमांड तो ख़त्म नहीं हुई है, 24 करोड़ 25 करोड़ का ये मुल्क है, डिमांड तो है। और कोशिश करें कि आप इंपोर्ट करने की बजाय लोकल फोकस करें, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री है, जैसे टाइल्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले स्मगलिंग होके आ रही थी, अब उसमें कमी आई है और लोकल इनकी सबकी सेल बढ़ना शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ हमारी कंपनियां भी प्रॉफिट बनाएंगी, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी मिलेगा। और तो मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त तो सिचुएशन हम देख रहे हैं, कंपनियां तो परफॉर्म हमने मुश्किल वक्त में भी देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त कर रही थी अकील साहब, लेकिन मुल्क उस तरह से तरक्की नहीं कर पाई। ये क्या है? आप वजह बताता हूँ। देखिए, हमारी, मैंने कहा ना कि पहले में अब में थोड़ा सा फ़र्क है। आप कंपनियां परफॉर्म कर रही है, अब कंपनी के अंदर पैसा आना शुरू होगा। अब हमारे पास बड़ी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां कौन सी है? PPL जी, OGDC, ये बड़ी कंपनियां हैं। सुई साउथ, सुई नॉर्थ, PSO। अब LNG में सब्सिडी दे रहे हैं आप जी हाँ, RNG में सब्सिडी दे रहे हैं, PSO इंपोर्ट कर रहा है और अपनी बुक पे नुकसान भुगत रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सी पॉलिसी है कि एक मार्केटिंग कंपनी के ऊपर 1000 अरब रुपए का कर्जा आपने रख दिया और उसके शेयर होल्डर सफ़र कर रहे हैं और उसका बेनिफिशियरी कोई और है। तो ये इन्होंने शॉर्ट टाइम में ये मसले हल किया। इसके लिए एनर्जी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमें बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मोहम्मद अली का बड़ा अच्छा रोल है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, सागदार साहब कह रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट से बचाने के बाद अब मुल्क की तरक्की का जो रास्ता है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? देखें, मसला हमारे साथ ये है कि हर गवर्नमेंट आती है, उसका एक ही डायलॉग होता है कि डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए क्यों? हमें अब ये सोचना है। अब बचाने वाली बात नहीं है, हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं। और उसके रास्ते हैं, आप एक ऐसी पॉलिसी दें जो भले बिजनेसमैन बहुत खुश ना हो, लेकिन कम से कम अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करें, अपने खर्चों को कम करें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं और पाकिस्तान बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकता है। हम अच्छी पॉलिसी बना के बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 1000 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है जी, और इस कोस्टल बेल्ट का हमने आज तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दुनिया भर में विंड्स जो हैं, एनर्जी वहाँ दुनिया में, मैं कहता हूँ आपको सारी अपनी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्रियल जोन बनाए, यहाँ जेटी बनाएं और इंडस्ट्री को यहाँ शिफ्ट करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सही। उनको सस्ती ज़मीन दें और जो काम करता है उससे काम करवाएं। और ये प्रपोज़ल मुझे पिछले दिनों में मिला था फवाद हुसैन फवाद साहब से। सही। और एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इशू था और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। और उन्होंने एक प्रपोज़ल ख़ुद भी दिया कि हमारे पास कुछ ज़मीनें हैं, हम चाहते हैं कि रेंट पे दें इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन खरीदते हैं, वायबल नहीं होती इंडस्ट्री। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रपोज़ल दिया और वही प्रपोज़ल लेके मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर हम कोस्टल बेल्ट पे इंडस्ट्रियाँ दे दें लोगों को, जेटियाँ बना के दें या खुद बना लें, और जो एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं सारे लोगों को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। यहाँ बैठ के ये अपनी एक्सपोर्ट के ऑर्डर लें, जो रॉ मटेरियल है वो आएगा यहाँ, उनको ये यहाँ से पंजाब ले जाएंगे, सरहद ले जाएंगे, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहीं इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, यहीं लेबर कॉलोनियाँ बनाएं और अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, ये वायबल होंगे और दुनिया से compete करेंगे और अपनी एक्सपोर्ट डबल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के ये ख्यालात हैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये दोनों कंबाइन अगर डिसीजन लेंगे तो डेफिनेट हम। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है फवाद हसन फवाद है, तो प्राइवेटाइजेशन के इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है कुछ इदारों के हवाले से, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन आप समझते हैं हल हो जाएगा और ये कर भी लेगी कम? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने तो एक हमारा हयात रेजेंसी इशू था, उसके लिए गए थे। सही। तो उन्होंने तो 3 मिनट में हमारे मसले को हल कर दिया। सही। और पूरा सपोर्ट किया।
अगर वो इस तरह डिसीजन लेते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि अगर वो पिछले कोई 15 साल पुराना इशू या 20 साल पुराना इशू उन्होंने आधे घंटे में हल कर दिया तो फिर डेफिनेट वो बाकी चीज़ों पे भी नज़र रख रहे होंगे। स्टडी उनकी बहुत थी, जितनी मालूमात हमारे पास थी हमारे बारे में उससे ज़्यादा उनके पास थी। तो हम समझते हैं कि अगर एक ऐसा बंदा जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन पे बैठा है, शायद मैं पहले तो उनसे बहुत इत्तेफाक भी नहीं करता था, लेकिन मैंने जब इनको काम करते हुए देखा तो मुझे बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के लोग आएँ, अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं, इस मुल्क को मजबूत करें। और अगर हमने अच्छी पॉलिसियाँ बना ली तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे मुल्क में माइनिंग पे बेतहाशा काम हो रहा है, हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेतहाशा काम हो रहा है। और अब तो हम देख रहे हैं सारे बिजनेसमैन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन लाइव स्टॉक में जाना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन डेयरी में जाना चाहते हैं। और माइनिंग में तो लोकल पाकिस्तानियों की लाइनें लगी हुई हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, थर कोल को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को चेंज कर देगी। तो ये अभी हुआ है आप सब SIFC, आप इसका मतलब है कि एक बेहतर इनिशिएटिव था जब बहुत सरमायाकार इधर आए हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए आपकी ब्यूरोक्रेसी किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, लेकिन जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे होंगे तो फिर वो डिसीजन आसानी से करवा लेते हैं। और बाकी लोगों से वो क्यों नहीं कंट्रोल होती, उसकी वजूहत भी है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग करप्ट हैं। तो जब कोई आदमी गलत काम कर रहा होता है तो फिर वो किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, वो दूसरा भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई जब ये बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करनी पड़ेगी। और हमें साथ में ये भी करना पड़ेगा कि इनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 लाख में उनका भी पेट तो नहीं भर सकता, अपने बच्चों को तालीम तो वो भी नहीं दिला सकते, हम उनको ये तो ब्लेम भी नहीं दे सकते जब तक हम उनको इतनी सैलरी ना दे दें कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं। 20 ग्रेड 21 ग्रेड बहुत बड़ा ओहदा होता है, 22 ग्रेड, लेकिन उन बेचारों की माली हालात तो नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हम 50 लाख करोड़ रुपए तनख्वाहें देख रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये 2.5 लाख और 3 लाख रुपए में हमारे सारे काम कर देंगे और फिर हम उनको बुरा भी कहें कि ये करप्शन करते हैं। उनकी मजबूरी है सही, जब अपने बच्चों को रोटी पूरी सही तरह नहीं खिला सकते हैं तो वो तो उनकी भी मजबूरी है। एक चीज़ जो है वो, जैसे अभी आपने एक वजीर से मिले और कहा कि बहुत ज़्यादा उनकी अपनी स्टडीज़ थी, चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पर हल भी कर लिया। एक तासुर हो रहा है कि कुछ वजारतों में खालिस्तन को टेक्नोक्रेट्स टाइप ही लोग होने चाहिए, फाइनेंस के अंदर भी, जैसे प्राइवेटाइजेशन के मामला है, कुछ और भी सेक्टर्स हैं। तो आप समझते हैं कि सियासी हुकूमतें आके इस तरह से पैरेलल चल सकती हैं? देखें अभी सिचुएशन जो है ना, पीछे की सिचुएशन तो चाहे आप टेक्नोक्रेट ले लो या पॉलिटिकल लो ले लो या आपके ब्यूरोक्रेसी को ले लो, ये सब एक जैसे ही है, ठीक है ना। हमें किसी एक को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है अक्रॉस द बोर्ड। सबको अपने गिरेबान झांकना है और इस मुल्क के ऊपर रहम खाना है। हमने इस मुल्क को बहुत पीछे ढकेल दिया है, हमारे अपने हालात बहुत अच्छे हो गए, हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी माशाअल्लाह बहुत पैसे बना रही है। आप अगर इंडस्ट्री के रिजल्ट उठा के देखेंगे और पिछले 20 साल में शायद आपकी सोच होगी इतने लोगों ने, हमने तो बुरे वक्त कोविड के दिनों में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में पैसा कमाया। देखें आपकी बैलेंस शीट आती है, आप बैलेंस शीट पढ़ लो, उसमें सब कुछ लिखा होता है, इसमें किसी को छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ओपन है। लेकिन कुछ हमारे रेगुलेटरों ने अपने रोल प्ले नहीं किए। अब इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, लेकिन जो फ्रॉड करता है उसको पकड़ते नहीं है। वो कहते हैं ऊपर से फ़ोन आता है, भाई ऊपर हो या नीचे हो, गलत काम गलत है, सही काम सही है। अब आप उस बंदे को प्रमोट करते हो, वो आके लोगों को और नुकसान पहुंचाता है। तो हमें अब इस तरह के लोगों का सदुपयोग करना चाहिए। हमारी मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेलर हैं, लोगों का सपोर्ट होता है उनको, क्योंकि पैसे दे के वो हर काम करवाते। अब इन लोगों को पकड़ने की भी ज़रूरत है, चलो पकड़ना नहीं भी है तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब स्कैंडल को जब आप दबा देते हो तो फिर जाहिर बात है कि इक्विटी मार्केट को डायरेक्ट नुकसान पहुंचता है। फिर नुकसान ये होता है कि फॉरेनर्स आपकी मार्केट में नहीं आता है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सारे फॉरेनर्स अपनी कंपनी बेच के भाग गए। फिर आप फार्मा सेक्टर में देखें, अब सारे लोकल ले गए, सब फॉरेनर्स भाग रहे हैं। वो अच्छा लोगों को पे देते हैं, तनख्वाहें अच्छी देते हैं, अच्छा डिविडेंड देते हैं,
मुश्किल वक्त में भी वो अच्छा काम करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारे लोग सबको अच्छी तरह ट्रीट करें। कैसे ये एफडीआई का मामला जो देखिए, एफडीआई कैसे आए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत आना शुरू हुई है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SIFC वगैरह अपना रोल प्ले करें, उनके मसाइल हल करें। लोकल आदमी अपने मसले हल करता है, पैसे भी दे के अपने मसले हल करा लेंगे। फॉरेनर्स को तकलीफ ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, फॉरेन कंपनियां काफ़ी पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, हमें उनको वापस लाना चाहिए। सही, बिल्कुल अकील भाई, इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह मार्केट बुलंद है, वहीं पर एक और मसला पाकिस्तान में है, और वो है स्मॉग का, फ़ज़ाई आलूदगी का। तो फ़ज़ाई आलूदगी हमेशा पाकिस्तान का संगीन मसला रहा है। इस कदर आलूदा फ़ज़ा का एक बड़ा सबब गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं भी है। इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र डेवो एक्सप्रेस ने इनकलाबी कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया है। अब पाकिस्तान की सड़कों पर बसेस चलती हुई नज़र आएंगी। मज़ीद तफसीलात आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर मज़ीद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बसेस कहाँ, कैसे और कब चलाई जाएंगी। ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है कि 200 इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलाई जाएँ, लेकिन ये क्या सोच है, क्यों चलाई जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरयार हसन साहब, जनरल मैनेजर हैं डेवो एक्सप्रेस के। बहुत शुक्रिया शहरयार साहब आपके वक्त का। महफूज और आपकी जो जदीद बस सर्विस है वो तो चल रही थी मुख्तलिफ शहरों में, सर्विस बहुत पुरानी, लेकिन ये जो बसेस चलाने का आइडिया ये क्यों आया है? किस वजह से ये बसेस चलाने का ख्याल है, मंसूबा है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द कॉल। देखें जी, डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान में 25 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रही है, और ट्रेडिशनली जिस तरह पाकिस्तान में बाकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, डीज़ल की बसें इस्तेमाल होती हैं, और हम काफ़ी अरसे से ये सोच रहे थे कि इस माहौलियाती आलूदगी जो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, इसका सद्देबाब कैसे हो सकता है। तो अब हमने इस पे ये प्लान बनाया है कि हम पहल करें इसमें, और पाकिस्तान में ये जो डीज़ल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है, इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि 100% कार्बन एमिशन फ्री होती हैं, टेल पाइप एमिशन ज़ीरो होती है। तो ये हम आगाज़ करेंगे तो बाकी भी मार्केट तब्दील होगी। सो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहते हैं पाकिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, ताकि ये जो एक तो टेक्नोलॉजी की चेंज पाकिस्तान में आए, हम मार्केट लीडर होते हुए ये ट्रांजिशन जो है हम इसको लीड करना चाहते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही है कि हम एमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करें। आपने देखा होगा लाहौर में अब हमें शहर बंद करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी हो रही है। तो अब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस रही नहीं हैं। अगर हम आज नहीं ये करेंगे तो ये तो हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रही है। तो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लीडर होते हुए हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इस चेंज को लीड करें, तो यही हम कर रहे हैं जी। तो कब तक इसका आगाज़ हो जाएगा? बारिश का पहला कतरा तो आप बन रहे हैं, लेकिन आगाज़ कब होगा इसका? जी ये जी हम इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों के सीज़न में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी। अच्छा। जो पहली बसेस हैं वो जो खेप है बसों की, वो अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे आपको नज़र आएंगी, और ये अगले 2 साल में 200 बसेस पाकिस्तान में हम लेकर आएंगे। और इसके अलावा और भी प्लान्स हैं जिस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन 200 बसेस अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे हम लेकर आएंगे। अच्छा शहरयार साहब, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि लाहौर आपका हेड ऑफिस भी, मरकज़ भी है, तो लाहौर के इर्द गिर्द ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी चल रही होती है, हम डेवो देखते हैं, तो ये किस रूट्स पर चलाई जाएंगी, कहाँ चलेंगी? और ये तो चार्जिंग की बसों का तो मसला होता है कि ये ज़्यादा 200-250-300 से ज़्यादा नहीं किलोमीटर चल पाती, तो ये क्या प्लान है, कहाँ चलाएंगे? जी देखें, अभी जो ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है
ख़ासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं गई है कि लॉन्ग रूट पर भी ये बसें चल सकें। अच्छा। तो हमने ये प्लान किया है कि हम इसका इंतज़ार क्यों करें कि लंबे रूट वाली बसें टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचे। तो हमने ये किया कि हमारे बहुत सारे रूट्स जो हैं वो शॉर्ट रूट्स हैं, 200 सवा 200 किलोमीटर के अंदर। तो हम बिगिन कर रहे हैं फ्रॉम शॉर्ट रूट्स। मिसाल के तौर पे आप कराची में बैठे हुए हैं, तो कराची से हैदराबाद जो बसें चलेंगी वो सब इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। अच्छा। इसी तरह लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से सरगोधा, ये जितनी भी शॉर्ट रूट्स हैं 200 सवा 200 किलोमीटर के अंदर, इन तमाम पर हम इलेक्ट्रिक बसेज लेके आएंगे। तो कुल 17 रूट्स ऐसे हैं मेजर सिटी से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, रावलपिंडी से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, जहां पर ये इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। तो हम ये बारिश का पहला कतरा के तौर पे ये चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये अगर आप बारिश का पहला कतरा हो रहे हैं तो बाकी कंपनीज भी आगे बढ़कर किश्ते वीरां सैराब हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है, वो है आपके अपने पर भी और पाकिस्तान में सबसे बड़ी इम्पोर्ट जो है वो शहजाद साहब, वो है फ्यूल का। और पाकिस्तान का अपना जो ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा उस पर खर्च होता है। तो इस पे तो फिर किसी किस्म की फ्यूल और इन चीज़ों के मामलात नहीं होंगे। इसका मतलब है यहाँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भी फ़ायदा हो सकता है हुकूमती सतह पर भी ओवरऑल। आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को छेड़ा है कि फ्यूल इंपोर्ट बिल जो है पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करने से इसके अंदर एक, अगर हमें देखकर और भी लोग इस काम में इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आते हैं और इलेक्ट्रिक दूसरी ट्रांसपोर्ट भी लेकर आते हैं, तो उससे जो हमारा फ्यूल का इंपोर्ट बिल है उसमें नुमायां कमी आएगी। और इसमें क्योंकि कोई फ्यूल नहीं पड़ता, ना सिर्फ ये कि फ्यूल नहीं पड़ता, कोई लुब्रिकेंट्स भी नहीं पड़ते जो इंजन ऑयल डालना पड़ता है या कोई इस तरह की चीज़ें भी नहीं पड़ती हैं। उसके स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा की जाती है इसमें, क्योंकि इंजन ही नहीं है तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। सो अगर ये मार्केट इस तरह से इलेक्ट्रिक बसेस की ग्रो करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रो करती है, तो इससे आपके जो इंपोर्ट बिल में ना सिर्फ ये कि फ्यूल से बल्कि और चीज़ों में भी नुमायां कमी आएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज पे लोड आपका रिड्यूस हो जाएगा। सही। तो लेकिन महफूज कितनी है ये बस, ख़ास तौर पर फिर हम अब पाकिस्तान में बड़ा एक रिवाज है वो तेज़ बसेस का जी, 110 पर मोटरवे पे, हाईवेज़ पर 100 पे चल रही होती हैं। तो ये तो नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता लाहौर से सियालकोट निकले तो शहजाद साहब 3 घंटों में पहुंचे, 4 घंटों में। अरे नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। देखें, एक तो बात यह है कि तेज़ी तो वैसे ही सही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से अगर 20 साल पहले आप मोटरवेज पे देखें तो बहुत कम गाड़ियां होती थी। अब तो मोटरवेज के ऊपर भी, हाईवेज पे भी इतनी गाड़ियां हैं कि तेज़ चलाना वैसे ही बहुत ही जानलेवा साबित होता है। आपने देखा ही होगा, ये सोशल मीडिया पे शेयर होते रहते हैं। तो इसकी स्पीड जो है कोई ऐसी नहीं है कि जिसकी इतनी कम हो कि जी बहुत लाहौर से सियालकोट में आपको 3 घंटे लग जाए। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आएगा क्योंकि डीजल की बस 110 की स्पीड लिमिट बड़ी आसानी से जाती है। इसको हम 110 पे नहीं चलाएंगे, हम इसको 100 किलोमीटर पे चलाएंगे। तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो थोड़ी सी स्पीड अगर कम भी होगी, इससे जो पैसेंजर कंफर्ट है, क्योंकि देखें इंजन की एक आवाज़ होती है और इंजन की एक वाइब्रेशन होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करेंगे, और जो लोग इंशाल्लाह इसमें सफ़र करेंगे उनको अंदाज़ा होगा कि वो वाइब्रेशन और वो नॉइज़ जो है वो नहीं होगी, तो बड़ा कंफर्टेबल जर्नी होगा। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि डीजल के इंजन की आवाज़ भी होती है काफ़ी, तो जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन को भी कंट्रीब्यूट करती है। तो इससे कोई नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होती, बिकॉज बिल्कुल नॉइजलेस होता है इसका, कोई इंजन तो है ही नहीं, तो आवाज़ किस बात की आनी है। बिल्कुल। सो हर लिहाज से अच्छी है पाकिस्तान। मैंने खुद कराची में एक, यहाँ क्योंकि ई बसेस का आगाज़ कराची से हुआ है, पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध हुकूमत ने यहाँ स्टार्ट की, तो नॉइज़ पोल्यूशन का तो मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा ज़बरदस्त है। आपकी इंटरसिटी दोनों सर्विसेज चल रही होती हैं, लाहौर में भी हमने देखा। तो ये इंटरसिटी हर जगह पर बसेस को आप फिर चेंज करने जा रहे हैं आगे?
जी देखिए, इंटरसिटी तो क्योंकि हम खुद ऑपरेट करते हैं तो इसलिए हमारी अपनी चीज़ें हम उसको तब्दीली जिस वक्त चाहें कर लें। फ़र्क ये होता है कि इंट्रासिटी यानी कि जो अर्बन ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बसेस के, वो गवर्नमेंट के हैं। तो हम तो गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा सकती हैं, प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, वहाँ पे करें। और हमने इस सिलसिले में तमाम सूबाई हुकूमतों को और फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है, हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमें इसमें सपोर्ट करे, सिर्फ हमें नहीं सबको सपोर्ट करे इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो चुका है। और मतलब पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड यू नो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो हम लोग तो चाहेंगे जी कि शहरों में भी बसें चलें। हम अपनी कंट्रीब्यूशन में ये कर सकते हैं कि जो हमारी सवाबदीद में है, हमने उसमें 200 बसें लेकर आ रहे हैं, ताकि अब आप ये देखिए कि जो हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट से जो कंसल्टेंसी ली है, अब ये 200 बसें चलाने से 2.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन एमिशन की रिडक्शन होगी। 2.5 करोड़ किलोग्राम, क्योंकि ये बसेस जो हैं ये 4.5 करोड़ किलोमीटर चलेंगी सालाना एवरेज। तो इससे 2.5 करोड़ किलोग्राम यानी कि 25,000 टन कार्बन एमिशन सेविंग होगी। तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह और भी लोग करेंगे तो ये और ज़्यादा कार्बन एमिशन कम होगी और माहौल बेहतर होगा। ये तो बहुत बेहतर और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम है। और इस वक्त सबसे दुनिया का बड़ा इशू जो है वो भी एनवायरनमेंट का है। और आप डेवो बस ने अगर आगाज़ किया है तो इसमें अब अगले साल हम इंतज़ार करते हैं कि किस तरह से ये आगे चलें और पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ती नज़र आए। बहुत शुक्रिया। शहरयार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल मैनेजर डेवो एक्सप्रेस। और नाज़रीन, ये ज़बरदस्त इक़दाम की जानिब तो बढ़ा जा रहा है, लेकिन एक और मामला बड़ा अहम है और इस वक्त है वो पाकिस्तान में IMF के साथ मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी बेहतरी की जानिब बढ़ी है। और ब्रीफिंग देते हुए निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने के लिए गैस की कीमतें फिर से बढ़ाना होंगी। तो अब गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी अगले आने वाले वक्त में, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रियल स्टेट जो उस पर और साथ ही साथ रिटेलर्स पर टैक्स लगाने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मआशियात डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, गैस की कीमतें बढ़ेंगी और जो गर्दिशी कर्जे हमने पावर सेक्टर में देखे उनको कम करने का मामला है, लेकिन पैरेलल जो सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्स नहीं लगाया गया है और जो टैक्स के बारे में अभी फैसला भी नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? टैक्सेस का हजम बढ़ाने के लिए तो बेहतर ये है कि बाकी सेक्टर्स भी लाए जाते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि ये टैक्सेशन का फैसला होगा, लेकिन ये सूबों की कंसल्टेशन के बाद होगा। सही। इत्तेफाक से ये रियल एस्टेट और ये रिटेलर, ये दोनों जो हैं ये सब्जेक्ट हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। तो जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली उन पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। 2 दफ़ा पहले आपने देखा बजट में ये चीजें आई, लेकिन ये कोर्ट से स्टे हो गया और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो डॉक्टर साहब, ये गर्दिशी कर्जे के हवाले से कहते हैं कि दोबारा से कीमतें बढ़ाएंगे। अगर गैस की कीमतें इसी तरह से बढ़ेंगी तो फिर इंडस्ट्री के हवाले से तो खासी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि आपके आलमी मंडी में क्रूड की कीमतें कैसी रहती हैं। अगर तो खुदा न खास्ता ये मिडल ईस्ट में जो इस वक्त गाजा का क्राइसिस है ये एग्रीवेट होता है और उसका कोई सप्लाई चेन पे असर आता है, तो जाहिर है कि महंगी गैस और महंगा क्रूड मिल रहा होगा, कीमतें लामहला पाकिस्तान में बढ़ाना पड़ेंगी। अगर जो है ये कंट्रोल में रहती हैं कीमतें, जैसे कि आजकल चल रहा है तकरीबन $80-82 पर बैरल पे क्रूड, तो उस सूरत में जरूरी नहीं कि हुकूमत को कीमतें बढ़ाना पड़े, लेकिन इसमें ये जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हैं इनका बहुत अमल दखल होगा और ये देखना होगा आने वाले टाइम में कि वो किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं एनर्जी प्राइसेस। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो चीज़ है, इस वक्त 70 करोड़ के हवाले से जो चीज़ें हैं मुआहदा तय हो गया, आगे किस्त भी अगले आने वाले वक्त में मिल जाएगी, लेकिन ये जो मुआहदा हो गया है इसके बाद जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से फिर बाकी जितने भी मल्टीलैटरल इदारे हैं जिनसे पैसों की उम्मीद होती है, एशियन डेवलपमेंट है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी, तो वहाँ से अब चीज़ें आसान हो जाएंगी, कदरें मिलना काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। एक तो पाकिस्तान चूँकि IMF के अम्ब्रेला में होगा, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कि यहाँ पे एक मुआशी जो है प्रूडेंस वो
पाकिस्तान में होगी, और दूसरा जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो आप की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाती है, और क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से भी आपके पास बायलैटरल और बाकी जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग है उनमें कदर फ्लो बेहतर होता है। और ये जो IMF में जाने की शर्त थी, ये तो पूरा साल हम इसको देख चुके हैं कि इवन दोस्त ममालिक भी अब अपनी फंड रोल ओवर करने से पहले ये शर्त रखते हैं कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम में होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात की शमशाद अख्तर साहबा ने भी की कि अगले आने वाले वक्त में महंगाई में कमी होगी। जो इस वक्त सिचुएशन है, महंगाई में कमी किस तरह से हो सकती है, उसका थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। महंगाई में कमी जो है वो अगर आपका रुपया मुस्तहकम होता है तो महंगाई में फर्क आएगा, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के नतीजे में जो आपको डॉलर्स मिल रहे होंगे या जो बाकी डॉलर इनफ्लो है वो रुपये को स्टेबल करेगा, और अगर रुपया स्टेबल रहता है तो जो इम्पोर्ट्स हैं सारी वो जाहिर है कि आपकी करेंसी उसमें स्ट्रेंथ होती है और आपको इम्पोर्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती मिल रही होती है, और ये वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा जो कि पास ऑन कंज्यूमर को किया जा रहा होगा। तो जो इम्पोर्ट के हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट के ऊपर कट हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें रुकी। अगर इम्पोर्ट उसी तरह से वापस आती है जो पिछले हमने 1.5-2 साल पहले इम्पोर्ट देखी हैं, तो फिर सिचुएशन डेफिसिट का होगा, आप समझते हैं? थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा रुपए पे, लेकिन अगर उसके साथ साथ जो डॉलर की होल्डिंग, स्मगलिंग और जो डॉलर का मिसयूज जो हो रहा था, पैनिक बाइंग, अगर वो इसी तरीके से कंट्रोल रहती है जैसे कि आजकल है, तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपके पास इनफ्लो बढ़ रहा होगा वर्ल्ड बैंक से, IMF से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से, और दूसरी तरफ इम्पोर्ट अगर खोली जाती है तो जो आपकी जायज़ डिमांड्स हैं इस सिर्फ इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट वो तो मीट हो सकती है, लेकिन जब वो पैनिक बाइंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिलसिला बन जाता है डॉलर का, तो उसके लिए जाहिर है कि वो इनफ्लो काफ़ी नहीं है डॉलर्स का, तो उसको संभालना होगा। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है कि एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल गैप है उसको भी फिल करने के लिए बाकी ममालिक जो है वो साथ देंगे, तो वो अगले आने वाले वक्त में वो देख रहे हैं कि आप ये चीज़ें हो जाएं? इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद जाहिर है कि यहाँ पे एक परमानेंट गवर्नमेंट होगी, और जो आपके दोस्त ममालिक हैं, एक तो IMF का फैक्टर, दूसरा इलेक्शंस का फैक्टर, तो उसकी वजह से तमाशसाजी काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी, और जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। और अगले आने वाले वक्त में अब सारे का सारा दारोमदार और नज़रें जो हैं वो इस बात पे हैं कि एक में केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतर तौर पर चीज़ों को, मामलात को हल कर लिया और अहदाफ भी हासिल कर लिए हैं जो महासिल के हैं, लेकिन उसके बाद अब अगले आने वाली जो गवर्नमेंट होगी इलेक्शन के बाद, उसके बाद सिचुएशन बेहतर होगी, पॉलिसीज़ देर पा होंगी, तो पाकिस्तान में सूरत हाल इकनॉमिकली वो बेहतर हो सकती है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।